वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। म्यांमार्स वूज इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है म्यांमार के अंदर तख्ता पलट होने के बाद अभी 1 साल हो चला है। 1 साल में कौन कौन से चेंजेस आए हैं और आगे म्यांमार के पास क्या रास्ता है। बहुत ही प्यारा लिखा हुआ आर्टिकल है। आपका क्विज है आज का। इस आर्टिकल में आप जो भी सीखोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स, ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस क्विज। आपको इसको ट्राई देना है। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। मन से सीखो, 5 में से 5 मार्क्स लो। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे हैं म्यांमार्स वॉज। देखिए, वो का मतलब होता है परेशानी, डिफ़िकल्टी, प्लाइट, सफरिंग। म्यांमार्स वॉज का मतलब है म्यांमार की परेशानियाँ। अब देखो डिटेल में देखेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। वोज नाम के वर्ड को नोट करें। आपकी परेशानियों और डिफ़िकल्टीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कह रहा है साइलेंसिंग मिस सू ची विल नॉट हेल्प द हुंता टाइटन इट्स कंट्रोल ओवर अ रिबेलियस कंट्री। कह रहे साइलेंस कर देने का जो काम है, साइलेंस करना मतलब किसी को चुप करवा देना। कह रहे चुप्पी करवा देने का जो काम है मिस एंग सैन सू ची को। ये सू की लिखा हुआ है लेकिन बोलते हैं सूची, ठीक है, सूची जो है बर्मीज लैंग्वेज में। कह रहे इनको चुप करवा देने का जो काम है ना, ये बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा म्यांमार की मिलिट्री को, म्यांमार की हुंता को। वहाँ की मिलिट्री को बोलते हैं हुंता। ये लिखा हुआ है जुंता लेकिन बोलते हैं हुंता। कह रहे बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा हुंता को कि वो टाइट कर सके अपने कंट्रोल को एक ऐसी कंट्री के ऊपर जो रिबेलियस हो चली है, जो विद्रोही हो गई है, जिसने मिलिट्री के सामने विद्रोह कर दिया है। आई बात समझ में? अच्छा लिखा हुआ सेंटेंस है। चुप करवा दोगे सूची को, फिर भी वहाँ पे जो विद्रोही कंट्री है और जो लोग हैं आपके कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साइलेंसिंग आपका सब्जेक्ट है, विल नॉट हेल्प इसकी वर्ब है। सब्जेक्ट्स और वर्ब्स आपको मिलेंगे इसी तरीके से ग्रीन और पिंक कलर में पूरे आर्टिकल में। आप कहते हो ना सर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही, तो इसको फॉलो करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ब्लू कलर में और येलो कलर में मिलेंगे आपको कुछ खास वर्ड्स जिनको मैंने अलग से नोट करके आपके लिए लिखा हुआ है, तो इसको आपको फॉलो करना है। अच्छा, टाइटन का मतलब होता है टाइट करना। टाइट से टाइटन बना है, स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथन बना है, डार्क से डार्कन बना है ना। इसी तरीके से एन लगा के नाउन्स और एडजेक्टिव्स के आगे आप वर्ब्स को बना सकते हैं। काफ़ी सारे नाउन्स एडजेक्टिव्स की वर्ब फॉर्म ऐसे ही बनती है। हुंता एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी के आगे आप लगाते हैं द, जैसे कि द तालिबान, द हुंता, द नेटो, द पीएलए। पीएलए मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, है ना। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशंस के नाम के आगे हमेशा द को लगाएं। इसको हुंता बोलते हैं, लिखा हुआ है जुंता, जुंता, लेकिन बोलते क्या है इसको? हुंता, बर्मीज लैंग्वेज में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। उसी के साथ अनअकैडमी का ह्यूज 20% डिस्काउंट ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया है 2 दिनों के लिए और अप्रैल 30 तक आप इस ऑफर का फ़ायदा ले सकते हैं। अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग आपको मिल रहा है 20% एडिशनल ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने एग्जाम को चूज़ करें एंड अप्लाई द कोड YT10। आपको जो है ऑफर का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर कोई कोर्स लेने वाले हो तो दिस इज़ द राइट टाइम, ताकि आपको ह्यूज सेविंग्स भी मिले। साथ ही यूपीएससी कॉम्बैट आ रहा है 1 मई को। एक एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का, लाइव रहेगा। इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं लाइव एग्जाम में तो आपको मिलते हैं अशोर्ड रिवॉर्ड्स, है ना। और अगर आपकी रैंकिंग भी अच्छी आती है देन यू कैन विन सम रिवॉर्ड्स वर्थ 4 करोड़ रुपीज़। तो आपके लिए वाउचर्स भी हैं, स्कॉलरशिप्स भी हैं, सब चीज़ें इसमें अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी लोग इसमें एनरोल करें। एनरोलमेंट का लिंक आपको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। यूज़ द कोड YT10। इसी के साथ में कुछ पॉकेट कोर्सेज चल रहे हैं नीट यूजी के लिए 45 डेज़ का 299 में। इसी के साथ में 8 to 12 क्लास के लिए भी आपको मिल जाएगा एक पॉकेट कोर्स 299 में, और IIT JEE के लिए भी 299 में। ये पॉकेट कोर्सेज भी अवेलेबल है अनअकैडमी पे, जाकर के आप इनका फ़ायदा ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे रखी हुई है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है YT योर इंग्लिश शूटर। आज के वर्ड्स कौन कौन से हैं? आज एक वर्ड है एडमेंट, पुराना वर्ड है। क्रैक डाउन, अगेन ये भी पुराना वर्ड है। केओस, बहुत बार कर चुके हैं इस वर्ड को भी। और एक नया वर्ड मैंने ऐड कर दिया है, इम्पोवरिश। एडमेंट क्या होता है भाई? अपने आप से पूछो ना, मैं तो बता ही दूंगा, आपको याद है या नहीं याद। एडमेंट का मतलब होता है ढीठ या जिद्दी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड रिजिड। अपनी बात पे अड़ गया और किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। एवरीवन रिक्वेस्टेड हिम टू चेंज हिज माइंड बट ही रिमेन्ड एडमेंट। सभी ने उसको रिक्वेस्ट किया कि वो अपना माइंड चेंज करे, लेकिन वो फिर भी एडमेंट बना रहा, वो अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने अपना दिमाग जो है माइंड को चेंज नहीं किया। अब एडमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है अनयील्डिंग,
यील्ड करना मतलब सरेंडर करना, अनयील्डिंग मतलब जो सरेंडर ही ना करे, जो आपकी बात के सामने अपनी बात को सरेंडर होने ना दे, है ना। इसको स्टबन और इंट्रांसिजेंट भी बोलते हैं। इंट्रांसिजेंट एक बहुत ही अच्छा एडवांस वर्ड है, स्टबन को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। इंट्रांसिजेंट एडमेंट, ढीठ, जिद्दी, ठीक है ना। क्रैक डाउन ये एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। जब इसके बीच में स्पेस आ जाता है तब तो ये बन जाती है वर्ब, फ्रेजल वर्ब। जब ये इकट्ठा होता है दोनों, क्रैक और डाउन, तब ये होता है नाउन। क्रैक डाउन का मतलब होता है नाउन फॉर्म में शिकंजा और वर्ब फॉर्म में शिकंजा कसना। पुलिस आर रनिंग एन ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन नारकोटिक्स बिजनेस। पुलिस वाले एक ऑपरेशन को चला रहे हैं शिकंजा कसने के लिए नशे के सौदागरों पे, नारकोटिक्स बिजनेसेस पे, है ना, नशे के व्यापार पे। नारकोटिक्स मतलब नशा। अब ये क्रैक डाउन को क्लैम्प डाउन भी बोलते हैं, कर्ब भी बोलते हैं, रेन इन भी बोलते हैं। शिकंजा कसना, किसी पे कंट्रोल करना, क्लैम्प डाउन, कर्ब और रेन इन। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे वर्ब फॉर्म में। केओस आप जानते हो, इसको लिखा गया है चाओस, लेकिन बोला क्या जाता है केओस। केओस, केओस का मतलब है अराजकता। पेंडेमोनियम, डिसऑर्डर, एनार्की, मेहम, हैवॉक, टर्मोइल, अप्रोर, अपहीवल, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे ही। इनमें जो एक वर्ड है हैवॉक, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। अफरा तफरी, अराजकता को बोला जाता है हैवॉक, केओस या पेंडेमोनियम। आफ्टर द तालिबान टुक ओवर काबुल देयर वॉज एन एटमॉस्फेयर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल को, कब्जा जमा लिया काबुल पे, तो एक वातावरण था एटमॉस्फेयर का, केओस का, यानी अराजकता का वहाँ की गलियों में। ऐसा ही यूक्रेन के लिए भी आप बोल सकते हो ना, रशिया जब यूक्रेन में घुसा। चलिए लास्ट वर्ड है इम्पोवरिश। ये वर्ड बना है पॉवर्टी से। इम्पोवरिश का मतलब होता है, ये वर्ब है किसी को गरीब बनाना, टू मेक या बिकम पुअर। गरीब बनना और गरीब बनाना दोनों के लिए इम्पोवरिश वर्ड को यूज़ करते हैं। द वॉर में इम्पोवरिश हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये वॉर गरीब बना सकती है कंट्री की आधी पॉपुलेशन को। इसका मतलब रूइन करना या बैंकरप्ट करना भी होता है, किसी को बर्बाद करना, है ना, दिवालिया करना, इम्पोवरिश। तो ये वर्ड आज नया वर्ड है, इसको अपन ने ऐड कर दिया है शीट के अंदर। चलिए एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल। आपको पता होगा म्यांमार में यानी बर्मा में तख्ता पलट हो चुका है पिछले साल। वहाँ पे जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, जो एंग सू ची की अगुवाई में चल रही थी, इनकी लीडरशिप में इसको बर्खास्त किया और वहाँ पे अब जा बैठी है मिलिट्री। एंग सू ची कौन है? ये 1991 पीस लॉरिएट है, नोबेल पीस लॉरिएट। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था पीस के लिए। तो एक बहुत बड़ी लीडर हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन आज की डेट में इनको फिर से जेल में डाल दिया गया है और वहाँ पे जो मिलिट्री है इनको कैसे भी करके चुप करवाना चाहती है, लंबे वक्त तक इनको जेल में डाले रखना चाहती है। लेकिन हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि जैसा माहौल अभी बर्मा में है, इस बार बहुत ही मुश्किल होगा वहाँ के मिलिट्री के लिए म्यांमार को कंट्रोल करना। आप एंग सू ची को कितना भी जेल में डाल लो, अल्टीमेटली वहाँ के लोग डिसोबीडियंट हैं, रिबेलियस हैं, अपना हक, अपनी आज़ादी आपसे लेकर के रहेंगे। बस यही आज इसकी समरी है। आज की जो टोन है वो है क्वेश्चनिंग या वार्निंग। क्वेश्चन कर रहा है, वार्न कर रहा है, चेता रहा है वहाँ की मिलिट्री को कि क्या आपके साथ होने वाला है। शुरू करें आर्टिकल को, चलो आ जाओ। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। आपको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में अच्छे और बेहतरीन कोर्सेज मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव का, बैंकिंग का, एसएससी का, सभी कोर्स मैं खुद बनाता हूँ। फ़ायदा आप इनका ऐप पे जा करके ले सकते हो। कह द कॉन्विक्शन ऑफ Aung San Suu Kyi, Myanmar's deposed state councillor and pro-democracy leader, in a corruption case shows nothing but the desperation of the junta to silence her. कह रहे कॉन्विक्शन करने का जो काम है, कॉन्विक्शन मतलब किसी का आरोप सिद्ध कर देना, किसी के ब्लेम्स जो हैं सारे के सारे प्रूव कर देना और उसको बोल देना आप गुनहगार हो। कह रहे गुनहगारी साबित करने का जो काम है, आरोप सिद्ध करने का जो काम है म्यांमार की पॉपुलिस्ट लीडर एंग सैन सू ची का, जो कि म्यांमार की डिपोज्ड स्टेट काउंसलर भी हैं। स्टेट काउंसलर मतलब वहाँ के राज्य नेता, वहाँ के एक राष्ट्रीय लेवल के नेता, नेशनल लीडर हैं। डिपोज्ड का मतलब है जिनको डिपोज कर दिया गया है, अपने पद से हटा दिया गया है, जिनको डिथ्रोन या आउस्ट या ओवरथ्रो कर दिया गया है। और जो प्रो डेमोक्रेसी लीडर भी हैं, एक ऐसी लीडर हैं जो कि डेमोक्रेसी लाना चाहती थी म्यांमार में। कह रहे इनको जो कॉन्विक्ट करने का काम है ना, इनके आरोप सिद्धि का काम है, एक करप्शन के केस में वो भी। कह रहा है ये दिखाता है और किसी भी चीज़ को नहीं, नथिंग बट डेस्पिरेशन को, होपलेसनेस को वहाँ की मिलिट्री की, हुंता की, कि वो साइलेंस करें, चुप करवा दें इस लेडी को, एंग सैन सू ची को।
तो इतनी बड़ी नोबेल ल्यूरेट है, आप सब अच्छे से जानते हैं। म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के आई थी, बहुत सालों तक जेल में रही, अल्टीमेटली इन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस किया है ना, पर बाद में मिलिट्री ने फिर से इनको इनके पद से हटा दिया और जेल में डाल दिया और बोल दिया आप तो करप्शन करती हो। तो ये सारी चीज़ जो है ना अपने आप में एक ही चीज़ दिखाती है कि वहाँ की मिलिट्री चाहती है कैसे भी करके इनको चुप करवा दे, इनको सीन से बाहर करवा दे। कन्विक्शन की वर्ब है शोस, नथिंग मट मतलब और कुछ भी नहीं, हिंदी में बोलते हैं ना और कुछ भी नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग बट। डिपोज मतलब जिसको अपने पद से हटा दिया गया हो, अपनी पोजीशन से रिमूव कर दिया गया हो। डेस्परेशन मतलब होपलेसनेस, डिस्पेयर, निराशा। अल्टीमेट डिसअपॉइंटमेंट को बोलते हैं डेस्परेशन, किसी काम को करने के लिए आप बहुत ज़्यादा होपलेस होते हो ना, डेस्परेट होते हो। आ जाओ आगे। कह रहा फॉर द मिलिट्री विच सीम्स डिटरमिन्ड टू डिस्ट्रॉय द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पॉपुलर डेमोक्रेसी, मिस सू ची अंडर हाउस अरेस्ट ever since February 2021 coup remains the enemy number 1। कह रहा है मिलिट्री के लिए, जो मिलिट्री दिखाई देती है एकदम तैयार, डिटरमिन्ड, और किस लिए भाई, डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया की नेशन की पॉपुलर डेमोक्रेसी को। साउथ ईस्ट एशिया मतलब समझ गए ना, ये वाला अपना वाला जो एरिया है, ऐसे एक नेशन की पॉपुलर डेमोक्रेसी को, ऐसी डेमोक्रेसी को जिसको लोगों ने बनाया है। कह रहा है एक ऐसी मिलिट्री के लिए ना, इस टाइप की मिलिट्री के लिए जो मिस सूची है ना, और कहाँ पे, जो हाउस अरेस्ट में है, नज़रबंदी में है, और कब से, फरवरी 21 के कू से ही, फरवरी 21 में जो तख्ता पलट हुआ था तभी से ही। कह रहे ये मिस सूची बनी हुई है एनिमी नंबर 1, इनका सबसे बड़ा दुश्मन। आई बात समझ में, मिलिट्री के लिए मिस सूची एनिमी नंबर 1 है, कहने का मतलब ये। विच की वर्ब है सीम्स, विच आया मिलिट्री के लिए, मिलिट्री मतलब बर्मीज लैंग्वेज में हुंता बोलते हैं इसको, है ना, हुंता। डिटरमिन्ड मतलब एकदम पक्के इरादे वाला, एडजेक्टिव है। सूची की वर्ब है रिमेन्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एवर सिंस और सिंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। एवर सिंस का मतलब होता है तब से ही, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये काम सुबह से कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये काम मैं सुबह से ही कर रहा हूँ, है ना, समझ रही है बात। अगर मैं किसी चीज़ पे जोर देना चाहूँ टाइम ड्यूरेशन पे, कब से कर रहा हूँ, सुबह से ही कर रहा हूँ, तो आई हैव बिन डूइंग दिस एवर सिंस द मॉर्निंग। एवर लगा करके सिंस पे थोड़ा जोर आप दे सकते हो। कू का मतलब होता है तख्ता पलट, टेक ओवर या ओवरथ्रो, है ना, कहीं पे तख्ता पलट करना कू कहलाता है। इसको पी को साइलेंट रखना, कू बोलना, इसको कूप मत बोलना, पी यहाँ पे साइलेंट है। कह रहा है द कन्विक्शन इन ए कंगारू कोर्ट was based on the testimony of the former chief minister of Yangon, who claimed that he had handed over to her $6 lakh and gold in return for favors। कह रहे जो कॉन्विक्शन आया है, और कहाँ पे हुआ भाई कॉन्विक्शन, इनकी दोष सिद्धि, इनके आरोप कहाँ पे जो है, इनके ब्लेम्स प्रूव हुए हैं एक कंगारू कोर्ट में। कंगारू कोर्ट क्या होती है, एक अनऑथोराइज्ड कोर्ट, एक ऐसी कोर्ट जो हमने खुद ही अपने हिसाब से बना ली हो, जो कानून को ज़्यादा फॉलो ना करती हो, है ना, जैसे खाप पंचायत होती है इंडिया में, इसको भी आप कंगारू कोर्ट बोल सकते हो। कह रहे जो सूची का कन्विक्शन आया है एक कंगारू कोर्ट में, एक अनऑथोराइज्ड कोर्ट में, एक इलेजिटिमेट कोर्ट में, ये कन्विक्शन बेस्ड ऑन था, आधारित था। किस चीज़ पे बेस्ड ऑन था भाई, टेस्टिमनी पे, गवाही पे, पुराने सीएम की यंगून नाम की सिटी के, जिन्होंने ऐसा दावा ठोका, क्लेम किया कि वे दे चुके थे, हैंड ओवर कर चुके थे इस सूची को $6 लाख और गोल्ड, और किस बदले में भाई, इन रिटर्न फॉर, बदले में कुछ फेवर्स के, कुछ समझ गए ना, एडवांटेजेस के। तो ये सीएम ने बोला है, फॉर्मर सीएम ने, मैंने $6 लाख दिए थे, गोल्ड भी दिया था, और ये दिया था मैंने कुछ फ़ायदा करवाने के लिए, तो सूची ने मेरे से लिया था, तो इसी मामले में सूची को करप्ट जो है नेता बताया गया है। कन्विक्शन की वर्ब है वॉज बेस्ड, समझ गए ना, बेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वैसे तो बेस का मतलब होता है आधारित होना, इसको प्रीमाइज्ड ऑन या हिंज्ड ऑन भी बोलते हैं। तीनों के बाद में ऑन आएगा, समथिंग इज बेस्ड ऑन समथिंग, समथिंग इन प्रीमाइज्ड ऑन समथिंग, एंड समथिंग इन इज हिंज्ड ऑन समथिंग। टेस्टिमनी मतलब गवाही, हु की वर्ब है क्लेम्ड, ही की वर्ब है हैंडेड ओवर, हैंड ओवर का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, देना। इन रिटर्न फॉर, इस फ्रेज को हिंदी बोलते हैं बदले में, है ना, इन रिटर्न फॉर। चलो आगे बढ़ते हैं। कंगारू कोर्ट आपने देख लिया, एक ऐसी कोर्ट जो सेल्फ अपॉइंटेड होती है, जो अनऑथोराइज होती है। अब बाकी के 4 फ्रेजेस भी देख लेते हैं फटाफट से। कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, खुद से सोचो, इमेजिन करो, कोर्ट से बनने वाली सारी इडियम्स और फ्रेजेज हैं, इनके क्या मीनिंग आपके दिमाग में निकलते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन लगाओगे ना, तो कम से कम 4 में से 2-3 तो आपके दिमाग में वैसे आ जाएंगे।
कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, सबसे आखिरी कोर्ट मतलब द सुप्रीम कोर्ट। किसी भी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं द कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ऐसी अदालत जहाँ पे कोई भी न्याय ना मिला हो जिसको वो भी जा सके, है ना, लास्ट रिसोर्ट हो, आखिरी चारा हो किसी भी अदालत के पास जाने का, उस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट होती है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, ये बना है टेनिस से। जब आपके पाले में, आपके कोर्ट में बॉल है तो मतलब अब आपकी बारी है ना। बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब है यू कैन टेक द या यू कैन मेक द मूव, यू कैन मेक द मूव, सब कुछ आपके हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, इसका मतलब होता है पॉपुलिस्ट ओपिनियन, पॉपुलिस्ट ओपिनियन। जैसे किसी मामले पे आप लोगों से पूछो भाई आपकी क्या राय है, तो आपने कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में मामला चला दिया है, पब्लिक बताएगी अपनी कोर्ट के अंदर क्या उनकी राय है, तो पॉपुलिस्ट ओपिनियन किसी भी मामले पे। लास्ट है वंस डे इन कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं राजा जी से मिलना चाहता हूँ, है ना, राजा के पास जाना चाहता हूँ कि मुझे परेशान किया हुआ लोगों ने। तो आखिर में मुझे राजा ने एक दिन बुला लिया और बोला बताओ क्या परेशानी है, तो मेरा वो दिन है कोर्ट में, वंस डे इन कोर्ट, यानी माई डे इन कोर्ट। वंस डे इन कोर्ट का मतलब होता है टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रेज योर वॉइस, किसी भी मामले में, या टू वॉइस योर कंसर्न, ऐसा लिख दूं, वॉइस योर कंसर्न्स, है ना। व्हेन यू हैव योर डे इन योर कोर्ट, इसका मतलब ये आज आपकी सुनवाई होगी, आप अपने दुखड़े सारे समझा सकते हो राजा जी को, कोर्ट को, यानी कि समझ गए ना, प्रशासन को। चलिए, चारों अच्छी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन रखो और अपने साथ में जोड़ के रखो दिमाग में, इनको याद नहीं करना है ना, इनके पीछे कहानियाँ समझो। चलो, कह रहे द प्रोसिक्यूशन हैज़ प्रेजेंटेड नो एविडेंस। जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील जो कि किसी के खिलाफ केस चलाता है, तो आंग सांग सूची के खिलाफ जो केस चलाने वाली सरकारी वकील है, प्रोसिक्यूशन है, उसने प्रेजेंट किया है किसी भी एविडेंस को नहीं, बस ये सीएम को बुला दिया और सीएम से कहलवा दिया कि मैंने पैसे जो है इसको दिए थे, इसके अलावा देयर इज नो एविडेंस। प्रोसिक्यूशन आप समझ गए, इसकी वर्ब है हैज़ प्रेजेंटेड। कह शी वॉज कन्विक्टेड अर्लियर ऑन 5 अदर चार्जेस एंड सेंटेंस टू 6 years इन जेल। कह रहा पहले इनको कन्विक्ट किया गया था, इससे पहले 5 दूसरे चार्जेस में भी, और सेंटेंस किया गया था 6 साल जेल के अंदर। इन पे ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं, ऐसे ऐसे केस लगे हैं, आपको हंसी आएगी। कंट्री की प्रेसिडेंट थी, इन पे आरोप लगा कि आपने मास्क नहीं पहना था पब्लिक में, इसलिए आपको 1 साल की सज़ा दे रहे हैं। मतलब ऐसे बहाने से इनको जेल में रखने के बहाने ढूंढ रही है वहाँ की मिलिट्री कि कहीं ये बाहर आ गई और हमारा तख्ता पलट जो है सारा चौपट हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको करवा देता हूँ सेंटेंस वर्ब से। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए सेंटेंस वैसे तो होता है वाक्य, जैसे एक सेंटेंस है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, पीरियड तक। लेकिन सेंटेंस वर्ब का मतलब होता है किसी को सज़ा देना, और ये 2-3 तरीके से यूज़ होती है। सेंटेंस समवन टू समथिंग, वैसे तो डिफ़ॉल्ट तरीका यही है इसका। जैसे किसी को मौत की सज़ा देनी हो तो सेंटेंस समवन टू डेथ, है ना, ऐसे यूज़ करते हैं। द जज सेंटेंस द क्रिमिनल टू डेथ। किसी को उम्र कैद की सज़ा देनी हो तो सेंटेंस समवन टू लाइफ। अब ये टू लाइफ से हम अपने आप ही समझ जाएंगे कि इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है। यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेंटेंस समवन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ऐसा भी आप लिख सकते हो, है ना। वैसे ही मान लो किसी को 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की सज़ा देनी हो तो सेंटेंस समवन टू 5, 10 या 20, जितने भी ईयर्स उसको दी गई है उतने ईयर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस वर्ब का यूज़ करके और टू का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो किसको क्या सज़ा मिली है। आगे बढ़ेंगे। डेथ पनिशमेंट अगर किसी को देते हैं, डेथ पेनल्टी अगर किसी को देते हैं, तो उसके लिए कौन सा वन वर्ड हमारे पास है? व्हाट इज़ द वन वर्ड फॉर डेथ पेनल्टी? सब लोग अपडेट करेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, वन वर्ड फॉर डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा के लिए क्या होता है? चलो डालना कमेंट्स में, जिनका सही होगा मैं नोट कर दूंगा नीचे, है ना। कह द हुंता हैज़ स्लैप्ड मोर केसेस ऑन हर with the clear objective of keeping the 76-year-old leader in prison। कह रहे, अच्छा ये हो गया क्या, ऊपर वाली लाइन छोड़ दी हमने क्या? कह रहे इन द करप्शन केस द कोर्ट जेल्ड हर फॉर 5 years। करप्शन के केस में कोर्ट ने उनको जेल किया 5 सालों के लिए, है ना, सेंटेंस 5 years या जेल्ड फॉर 5 years। आगे कह रहे द हुंता हैज स्लेप्ड मोर केसेस ऑन हर विद द क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग द 76-year-old लीडर इन प्रिजन। कह रहे वहाँ की जो हुंता है,
जिसको जुंता लिखा जाता है, वहाँ की जो मिलिट्री है, कह रहा है वहाँ की मिलिट्री ने स्लैप कर दिए हैं, लगा दिए हैं, इम्पोज कर दिए हैं और ज़्यादा केसेस सूची के ऊपर, इस क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ, साफ साफ इस मकसद के साथ जो है कीप करने का, बनाए रखने का 76 साल की इस लीडर को प्रिजन के अंदर। तो यही उनका सारा मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, कैसे भी करके इनको जेल से बाहर ना आने दे। हुंता की वर्ब है हैज स्लैप्ड। स्लैप्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लगाना, इम्पोज करना, है ना, किसी कानून को, किसी आरोप को, किसी केस को किसी पर लगाने को बोलते हैं स्लैप करना या इम्पोज करना। स्लैप का मतलब थप्पड़ भी होता है ना, किसी के थप्पड़ लगाने को भी स्लैप करना बोलते हैं। कह रहा सिंस द कू इट हैज़ अरेस्टेड 10,300 पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द इलेक्टेड लॉ मेकर्स ऑफ मिस सू चीज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। कह रहा जब से कू हुआ है, जब से तख्ता पलट हुआ है, इस हुंता ने अरेस्ट कर लिया है 10,300 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, जिसमें शामिल हैं ज़्यादातर इलेक्टेड लॉ मेकर्स सूची की नेशनल लीग के, डेमोक्रेसी के, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के। तो 10,300 नेताओं को जेल में डाल रखा है इन्होंने। इतने डेस्परेट हैं ये, कैसे भी करके डेमोक्रेसी बाहर ना आ जाए, इनको डर लगता है। इट की वर्ब है हैज़ अरेस्टेड। इट आया है हुंता के लिए, वहाँ की मिलिट्री के लिए। चलिए ये सूची की पार्टी का नाम है लॉ मेकर्स ऑफ मिस सूचीज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, NLD इनकी पार्टी का नाम है। पार्टी इसके नाम के आगे द लगाएं, लेकिन यहाँ लग गया है पजेसिव। जैसे ही पजेसिव लगाया गया अब द लगाया नहीं जा सकता, आप जानते हो नहीं। कह रहा द फोर्सेस हैव ऑल्सो किल्ड एटलीस्ट 1798 सिविलियंस एंड थ्रेटन टू एनाहिलेट ऑल अपोनेंट्स। कह रहे जो फोर्सेज हैं, वहाँ के सुरक्षा बल हैं, उन्होंने मार दिया है कम से कम 1800 सिविलियंस को, 1798 जो है आम इंसानों को, और थ्रेटन किया है कि, थ्रेटन ये करना मतलब किसी को धमकी देना, इन्होंने चेताया है, धमकाया है कि एनाइलेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे सारे अपने ओपोनेंट्स को, सारे दुश्मनों को। ऐसा वहाँ की मिलिट्री का कहना है। फोर्सेस की दो वर्ब है हैव किल्ड एंड हैव थ्रेटन। थ्रेटन करना किसी को जो है धमकी देना, एनाइलेट एक्सटर्मिनेट है ना, इरेडिकेट एलिमिनेट, एक और वर्ड है एक्सटर्मिनेट, लिख दूँ यहाँ पे एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट किसी को एकदम तबाह कर देना ना, ध्वस्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। चलो अच्छे अच्छे वर्ड्स है। कह रहा मिलिट्रीज, म्यांमार्स मिलिट्रीज इज वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी एंड बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स हैविंग रूल्ड फॉर नियरली 50 ईयर्स यूजिंग ब्रूट फोर्स। कह रहा म्यांमार की जो मिलिट्री है, हुंता जो है, ये एक है, और किन में से भाई, सबसे ज़्यादा स्टबर्न एनिमीज में से, सबसे ज़्यादा ढीठ दुश्मनों में से एक है। एनिमीज़ है ना, कई सारे दुश्मनों में से एक है। अच्छा ये एनिमी किसके भाई, डेमोक्रेसी के और बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स के, गणतंत्र के और जो है मूलभूत मानवाधिकारों के। तो जितने भी दुनिया में दुश्मन है ना, तालिबान है और भी जो आपको आईसिस वाइसिस मिलेंगे, उन सब में सबसे ज़्यादा ढीठ जो है उनमें से एक है वहाँ की मिलिट्री यानी कि हुंता। अच्छा कैसे है भाई ये, इस टाइप की कैसे है, रूल कर लेने के बाद, हैविंग रूल्ड, और कब तक, लगभग 50 साल, और कैसे, इस्तेमाल करते हुए ब्रूट फोर्स को, इस्तेमाल करते हुए अपने ऑपरेशन को, है ना, जंगली फोर्स को। ब्रूट फोर्स मतलब ब्रूटल फोर्स, ब्रूटल ऑपरेशन को इस्तेमाल में लेते हुए। मिलिट्री की वर्ब है इज। वन के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ करें, क्योंकि कई चीज़ों में से एक को बाहर निकाला जा सकता है। अगर चीज़ ही एक हो तो बाहर किसको निकालोगे, है ना। तो वन ऑफ द एनिमीज में से वन है, कईयों में से एक है। स्टबर्न, इंट्रांसिजेंट, एडमेंट, अनयील्डिंग, है ना, रिजिड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ढीठ को बोलते हैं स्टबर्न। आगे बढ़े, ब्रूट फोर्स मतलब ब्रूटल फोर्स, अपने जो है पावर के दम पे काम किया इन्होंने, अपनी जो है जूते की नोक पे काम करवाया इन्होंने ब्रूट फोर्स पे। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हैविंग रूल्ड वाला, थोड़ा सा अपने फ्लो बनाते हैं फिर इस पे मैं आऊँगा। अब अपने आप से पूछो अभी यहाँ पे हैविंग रूल्ड कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा है ना, अभी इस कॉन्सेप्ट पे अपने फिर से आएंगे। कह रहा बट इवन द डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ म्यांमार्स पास्ट देयर वाज पॉपुलर रेजिस्टेंस। कह रहा लेकिन यहाँ तक कि सबसे गहरे पलों में, डार्केस्ट मोमेंट्स में भी म्यांमार के पास्ट में कुछ पॉपुलर रेजिस्टेंस वहाँ पे रही है। रेजिस्टेंस मतलब सामने से प्रतिरोध, है ना, आपके लिए खिलाफत, आपके लिए जो है बगावत, और पॉपुलर मतलब वहाँ की पॉपुलिस्ट, वहाँ के लोगों से जो है बनती हो। तो हर वक्त वहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस ज़रूर रहा है, मिलिट्री के सामने कोई ना कोई ग्रुप्स हमेशा खड़े रहे हैं। रेजिस्टेंस समझ गए ना आप, किसी के सामने प्रतिरोध करना, किसी का अपोजिशन करना, इसकी वर्ब है वॉज। कह रहा एंड ओवर द पास्ट 3 decades मिस ची हैज़ बीन द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट रेजिस्टेंस। और कह रहे पिछले 3 डेकेड से, पिछले 30 सालों से जो मिस सूची हैं ये रही हैं एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट मतलब अवतार,
एम्बॉडीमेंट मतलब अवतार तो आजकल इंग्लिश का ही वर्ड बन चुका है ना, इनकारनेशन बोल दो, मैनिफेस्टेशन बोल दो। तो मिस सूची जो है वही अवतार बन के रही हैं रेजिस्टेंस का, इस पूरे के पूरे प्रतिरोध का। तो 30 सालों से मिस सूची के कंधे पे सवार होकर के डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पे अपोजिशन खड़ी होती जा रही है, डेमोक्रेसी को लाने के लिए। सूची की वर्ब है हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एम्बॉडीमेंट मतलब अवतार, मैनिफेस्टेशन, इनकारनेशन। आगे बढ़े, एम्बॉडीमेंट अवतार कैसे बना है? भगवान ने बॉडी ली है और उसको अवतरित हुआ नीचे आकर के अवतार में आया है ना। एम्बॉडीमेंट वहीं से बना कि एक बॉडी को लेना और अवतार में आना। कह रहा बिटवीन 89 एंड 2010 शी स्पेंट 15 ईयर्स अंडर हाउस अरेस्ट। तो कह रहा है इस पूरे ईयर के दौरान, इस पूरे पीरियड के दौरान कितने साल का हो गए? 21। तो 21 सालों में से 15 साल इन्होंने हाउस अरेस्ट में बिताए। शी की वर्ब है स्पेंट। आगे कह रहा है द मिलिट्री फेस्ड विद इंटरनेशनल आइसोलेशन and growing domestic anger agreed to release her and share power with civilians through a quasi democratic arrangement। तो जब इन्होंने 30 साल इस तरीके से काम किया, जेल में भी रही है ना, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो मिलिट्री में बहुत सारा प्रेशर आ गया। तो उस प्रेशर में उन्होंने क्या किया? कह रहे यही मिलिट्री जो होता है जब वो फेस्ड विद हो गई, जब उसका सामना हुआ इंटरनेशनल आइसोलेशन से, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे इनका हुक्का पानी बंद हो गया, आइसोलेट इनको कर दिया गया, और ग्रोइंग डोमेस्टिक एंगर से, बढ़ते हुए घरेलू गुस्से से। कह रहे जब दोनों चीज़ों को मिलिट्री ने देखा तो मिलिट्री एग्री हो गई इनको रिलीज़ करने को, इनको छोड़ देने को, और शेयर करने को पावर को सिविलियंस के साथ में, आम आदमी के साथ में। और किसके जरिए भाई? जरिए यानी कि थ्रू एक सेमी डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट के, एक ऐसी डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट जो डेमोक्रेसी तो है लेकिन कोसाई है, सेमी है, आधी है। तो इन्होंने थोड़ी सी डेमोक्रेसी वहाँ लाने का जो अग्री हो गई मिलिट्री की वर्ब है अग्रीड। फेस्ड विद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, जब ये मिलिट्री फेस्ड विद हुई इस चीज़ से तब ये अग्री हुई। कोसाई मतलब सेमी होता है, आधा, है ना। अच्छा, ये अग्री दो चीज़ों के लिए हुई, अग्री टू रिलीज हर एंड अग्री टू शेयर पावर। ये टू रिलीज एंड टू शेयर दोनों ही अग्री वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव्स जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब दो कॉन्सेप्ट है फटाफट कर लेते हैं। पहले तो अग्री के बाद में टू लगा है, क्या यहाँ पे ऑन लग सकता था? या फिर यूँ कहें यहाँ पे विद लग सकता था? चलो ये कॉन्सेप्ट पहले ही किया हमने 2-3 दिन पहले, फिर से करवा रहा हूँ। अग्री के साथ में ऑन, विद और टू तीनों आते हैं। अगर आप किसी इंसान के साथ में या किसी चीज़ के साथ में अग्री हो रहे हैं तो अग्री विद, जैसे किसी इंसान के साथ में, किसी कंपनी के साथ में, मतलब किसी भी एंटिटी के साथ में उसके विचारों से सहमत है ना, किसी के विचारों से सहमत है तो अग्री विद समवन। अग्री टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए सहमत है, अग्री टू डू समथिंग, टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म। और अग्री ऑन प्लस में नाउन आएगा, इसका मतलब है किसी नाउन पे, किसी पॉइंट पे, किसी प्रपोजल या आइडिया पे आप सहमत है। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ अग्रीड विद या टू या ऑन टेक बैक द फार्म लॉस। गवर्नमेंट तैयार हो गई है, अग्री हो गई है, राजी हो गई है फार्म लॉज को वापस लेने के लिए, टेक बैक या रोल बैक करने के लिए। अब देखो यहाँ पे काम है, एक काम को करने के लिए राजी हुई है, वर्ब की बेस फॉर्म आ रही है। अब बेस फॉर्म आ रही है तो काम के लिए आप यूज़ करेंगे अग्री टू को, यानी कि टू इन्फिनेटिव यहाँ पे बना देंगे। तो आप लिखेंगे अग्रीड टू टेक बैक द फार्म लॉस। वैसे ही द अपोजिशन डज नॉट अग्री विद टू या ऑन द गवर्नमेंट ऑन द इशू। अपोजिशन बिल्कुल भी सहमत नहीं है सरकार के साथ इस इशू के ऊपर। तो सरकार के साथ नहीं है ना, तो यहाँ पे विद लगाना है, तो आपको अग्री विद गवर्नमेंट ऐसा लिखना चाहिए। मीनिंग निकाल लो, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ अग्री होना, किसी काम को करने के लिए इन्फिनेटिव के साथ अग्री होना, किसी काम के ऊपर अग्री होना, मुद्दे के ऊपर अग्री यानी ऑन अग्री होना। वैसे ही लास्ट है एवरीवन अग्रीड ऑन विद या टू द प्रपोजल। हर आदमी इस प्रपोजल पे अग्री हो गया। अब एक मुद्दे पे अग्री हुआ है ना, मुद्दे पे पॉइंट पे अग्री होते हो तो अग्री ऑन। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। ये ऊपर वाला कौन सा था? ये था परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको भी देख लेते हैं। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से आप एक पार्टिसिपल फ्रेज बना सकते हो। इसका मतलब होता है ऐसा करने के बाद, लेकिन ये बनता है एक्टिव में। अगर आपको पैसिव चाहिए हो तो हैविंग के बाद में बिन को ऐड कर दें, ये बन जाएगा पैसिव में। अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हैविंग चीट बाय, यहाँ लिख देता हूँ चीटेड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग चीटेड बाय द स्कैमर द ओल्ड मैन कंप्लेन टू द साइबर सेल। स्कैमर के द्वारा चीट हो जाने के बाद, स्कैमर के द्वारा, धोखेबाज के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद ओल्ड मैन ने, इस बूढ़े आदमी ने कंप्लेन किया साइबर सेल को। सेंटेंस तो देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। देखो ये बता रहा है हो जाने के बाद, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसे हैविंग रूल्ड। दिक्कत ये है सर कि यहाँ पे ओल्ड मैन जो है ना, ओल्ड मैन उसके लिए ये पार्टिसिपल आया है। अब मुझे बताओ, ओल्ड मैन को चीट किया गया या ओल्ड मैन ने किसी को चीट किया? ऑफ कोर्स किया गया। स्कैमर ने ओल्ड मैन को चीट किया, तभी तो वो गया साइबर सेल के पास। कोई आदमी साइबर सेल के पास ये कह के थोड़ा जाता है, देखो देखो मैंने चीट कर दिया, मुझे पकड़ लो, ऐसा तो नहीं है। तो ओल्ड मैन के ऊपर काम हुआ है। अगर सर उसके ऊपर काम हुआ है ना, तो आप इसको एक्टिव में नहीं, आप इसको पैसिव में यूज़ करोगे। हैविंग चीटेड नहीं लिख सकते, आप यहाँ लिखोगे हैविंग बिन चीटेड बाय द स्कैमर। बिल्कुल बेसिक से लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ कैसे जो है पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज़ करना है। हैविंग बिन चीटेड बाय द स्कैमर द ओल्ड मैन कंप्लेंट टू द साइबर सेल, ऐसे ये सेंटेंस बनेगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, हैविंग बिन चीटेड को उठा करके पूरे फ्रेज को, सेंटेंस को शुरू कर दो द ओल्ड मैन से, और यहाँ पे कॉमा लगा के इस पूरे फ्रेज को यहाँ पे ऐड कर दो। ऐसा भी कर सकते हो, इसकी पोजीशन को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, शुरू में या लास्ट में दोनों जगह चलेगा। अब दूसरा वाला देखो, इसमें गलती ढूंढो। हैविंग बिन किल्ड द विक्टिम द किलर वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। विक्टिम को मार देने के बाद, अपने शिकार को मौत के घाट उतार देने के बाद जो किलर है उसको अरेस्ट किया गया पुलिस के द्वारा। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है किलर। अब मुझे बताओ, किलर ने विक्टिम को मारा या विक्टिम से खुद मार खाई? अरे भाई, मार अगर किलर ही मारा गया तो पुलिस किसको अरेस्ट करेगी? किलर ने तो विक्टिम को मारा है, तो किलर ने एक्टिव में किसी काम को किया है, किलर के ऊपर काम नहीं हुआ। तो यहाँ पे हैविंग बिन किल्ड ये बन गया पैसिव, इसमें से बिन को निकालो और लिखो हैविंग किल्ड। तो लॉजिक लगाना है, कब पैसिव आएगा कब एक्टिव आएगा। अगर काम करोगे तो एक्टिव, अगर आपके ऊपर काम होगा, जैसे यहाँ बूढ़े के ऊपर हुआ है, तो पैसिव, है ना। एक्टिव और पैसिव में फ़र्क निकालना समझो। चलो, आज के क्विज में दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, एग्री भी और हैविंग रूल्ड भी। यहाँ पे भी यही हुआ, मिलिट्री ने रूल कर लेने के बाद मिलिट्री के लिए एक्टिव में हैविंग रूल्ड को यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के लिए। आगे कह रहा है, देखो अब यहाँ पे एक वो मान गए थे, है ना, क्वासाई जुडिशियल, उन्होंने क्वासाई जो है डेमोक्रेटिक जो है अरेंजमेंट वहाँ पे बनाई थी। उसके बाद क्या हुआ, कह रहे दे बार्ड हर फ्रॉम बिकमिंग प्रेसिडेंट एंड रिजर्व्ड की पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द जनरल्स। कह रहे इन्होंने बार कर दिया, इन्होंने रोक लगा दी सूची के ऊपर कि वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हैं, तो वो कुछ स्टेट काउंसलर की पोस्ट वहाँ पे नहीं बनानी पड़ी, तो उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से एक फिर भी बार कर दिया और रिजर्व कर दिया की पोर्टफोलियोज़ को, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ को, जिसमें शामिल है रक्षा मंत्रालय भी आर्मी के जनरल्स के लिए। तो इस तरीके से आधी अधूरी सी डेमोक्रेसी उन्होंने बनने दी। दे की वो है बार्ड और दे की दूसरी वो है रिजर्व्ड। कह रहे स्टिल 2015 एंड 2020 इलेक्शंस सॉ overwhelming public support for her party and the country witnessed, barring the military crackdown on Rohingya Muslims, relative stability and growing economic opportunities। कह रहे बावजूद इसके भी बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। कह रहे फिर भी 2015 और 20 के इलेक्शंस ने देखा बहुत ही ज़्यादा उमड़ते हुए पब्लिक सपोर्ट को। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है एक्सट्रीम, वेरी इंटेंस। तो इन दोनों इलेक्शंस ने बहुत ज़्यादा इंटेंस पब्लिक के सपोर्ट को देखा उसकी पार्टी के लिए, और कंट्री ने विटनेस किया, कंट्री साक्षी बनी, छोड़ करके बारिंग मिलिट्री के क्रैकडाउन को, मिलिट्री के शिकंजा पकड़ को, धर पकड़ को रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर। करेक्ट, कंट्री ने विटनेस किया रिलेटिव स्टेबिलिटी को, तुलनात्मक रूप से स्थिरता को, और बढ़ती हुई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को, आर्थिक मौक़ों को। तो ऐसा भी हुआ। तो 2 बार इलेक्शंस हुए, पब्लिक ने अच्छे से सपोर्ट किया एंग सूची को। रोहिंग्या मुस्लिम्स का केस अगर छोड़ दें तो उसके अलावा 15 से 20 के अंदर बड़ा ही शांति के साथ म्यांमार में जो है सब कुछ चलता रहा। 15-20 के इलेक्शंस की वॉब है 100। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है इंटेंस, वेरी एक्सट्रीम। कंट्री की वॉब है विटनेस का मतलब होता है साक्षी बनना, गवाह बनना। क्रैकडाउन आप देखते हो, शिकंजा कसना, इसको क्लैम्प डाउन भी बोलते हैं। क्रैकडाउन, क्लैम्प डाउन, अगर बीच में स्पेस ना हो तो ये बन जाता है नाउन। बारिंग मतलब एक्सेप्ट फॉर, छोड़ करके। चलिए, कह रहे बट द मिलिट्री वॉज वरीड वेदर एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर एंड पावरफुल मिस सूची आफ्टर हर सेकेंड कंसेक्यूटिव इलेक्शन वुड क्लिप इट्स प्रिविलेजेस। कह रहा लेकिन दिक्कत यही हुई, कह रहा मिलिट्री वरीड थी, मिलिट्री परेशान थी, हाँ या ना, कि एक लगातार तेज़ी से पॉपुलर और पावरफुल होती हुई सूची, बार बार जिसको वोट मिलते आ रहे हैं, अपने दूसरे इलेक्शन टर्म के बाद, दूसरी बार वहाँ की स्टेट काउंसिलर बनने के बाद, वो क्लिप कर देंगी इनकी प्रिविलेजेस को, वो कंट्रोल कर देंगी, काट छांट कर देगी मिलिट्री की ताकतों को। तो मिलिट्री को यही परेशानी थी कि सूची को इतने वोट क्यों मिलते हैं
और अगर ऐसे ही मिलते रहे तो ये आधी डेमोक्रेसी से पूरी डेमोक्रेसी बना देगी, हमारी ताकतों को अच्छे तरीके से ख़त्म कर देगी। मिलिट्री की वर्ब है वॉस, अगेन मिलिट्री आया हुंता के लिए, है ना। सूची की वर्ब है वुड क्लिप, क्लिप समवंस विंग्स एंड क्लिप समवंस प्रिविलेजेस का मतलब होता है किसी के पर जो है काट देना। मान लो एक तितली है, आपने तितली पकड़ ली, तितली समझते हो ना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के विंग्स के ऊपर क्लिप लगा दी, यानी कि चिमटी लगा दी। अब बटरफ्लाई नहीं उड़ पाएगी ना, तो किसी के विंग्स पे क्लिप करने का मतलब ही होता है किसी की, समझ गए ना, पावर्स को ख़त्म कर देना, किसी के अधिकारों को उससे ले लेना। तो यही इसने ईडियम को यूज़ किया है, क्लिप समवंस विंग्स या क्लिप समवंस प्रिविलेजेस। प्रिविलेज तो होता ही किसी के अधिकार को हम प्रिविलेज बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये सेम फ्रेजेज हैं। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, इसको सिक्वेंशियल भी बोलते हैं, वन आफ्टर अनदर। कह रहा है इट वॉज दिस फियर दैट प्रॉम्प्टेड द जनरल्स टू स्टेज अनदर कू। कह रहा है यही वो डर था जिसने प्रॉम्प्ट किया, जिसने उकसाया जनरल्स को कि वो स्टेज करें, ऑर्गेनाइज करें एक दूसरे तख्ता पलट को। इट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है प्रॉम्प्टेड। कह रहा है दे मे हैव सक्सीडेड इन रिवर्सिंग म्यांमार्स लिमिटेड एक्सपेरिमेंट विद डेमोक्रेसी बट द कू हैज़ ऑल्सो रीक्ड हैवक ऑन द कंट्री। कह रहा हो सकता है ये लोग सक्सीड हो गए हों, हो सकता है इनको कामयाबी मिली हो रिवर्स करने में, यू टर्न मरवाने में, उल्टा लाने में म्यांमार के एक सीमित से एक्सपेरिमेंट को डेमोक्रेसी के साथ। तो 5 साल का एक छोटा सा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हुआ था। थोड़ा सा देखने में लगता है कि ये जनरल्स ने पूरे एक्सपेरिमेंट को रिवर्स कर दिया है। कह रहा लेकिन फिर भी ये जो कू है ना, इसने रीक कर दिया है, इसने कोज कर दिया है हैवोक को, पेंडेमोनियम को, अफरा तफरी को, अराजकता को पूरी कंट्री के ऊपर। तो ये कू से इन्होंने तख्ता पलट तो किया ये, लेकिन इस बार जो कू है ना, वहाँ से आम आदमी का बहुत बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है उस कू को लेकर के, क्योंकि कंट्री पे ऊपर बहुत बड़ी कोस्ट लगाई है इस कू ने। अब आगे आपको बता देगा। दे की वर्ब है मे हैव सक्सीडेड, दे आया वहाँ के जनरल्स के लिए। कू की वर्ब है हैज़ ऑल्सो रिग्ड। हैवक मतलब पेंडेमोनियम, टर्मोइल, है ना, डिसऑर्डर, अपहीवल, कहीं पे अराजकता, एनार्की। अब इस वर्ड को देखें, रीक को। रीक का मतलब होता है कोज करना, रीक का मतलब होता है कोज करना, और रैक का मतलब होता है क्रैश करना। अगर आपने गाड़ी ली और एक घर में, पेड़ में, दुकान में, दूसरी गाड़ी में दे मारी तो आपने रैक किया, है ना। इसी से वर्ड बनता है रैकेज। रैकेज मतलब रैक करने के बाद बचा हुआ मलबा, रैकेज। तो रैक और रीक नाम के वर्ड्स को अलग अलग लेके चलना है। इसका मतलब होता है दे मारना, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कोज करना, ट्रिगर करना। तो एक कॉमन सी मिस्टेक बनती है इंग्लिश में, जो आपको कभी कभी एग्जामिनर भी मिल जाएगा गलत करता हुआ। आप पेपर निकाल लेना एसएससी बैंक के, किसी ना किसी पेपर में रैक या रीक हैवो पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। गलती इस पे क्या, एडिटर एग्जामिनर भी गलती कर देते हैं। जनरली इसको रीक हैवोक लिखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग लिख करके आते हैं रैक हैवोक, ठीक है, जैसे ऐसे लिखाएंगे रैक हैवोक। तो कभी भी रैक हैवोक मत लिख के आना, क्रैश नहीं करते हो आप हैवोक को, कोज करते हो। यहाँ पे सही वर्ड है रीक हैवोक। बढ़े आगे, चलो। कह रहा द ऑपोजिशन हैज़ टेकन अप आर्म्स पुशिंग द कंट्री टू द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। ऑपोजिशन ने टेकअप कर लिया है, हाथों में उठा लिया हथियारों को, पुश करते हुए कंट्री को, देश को एक सिविल वॉर की कगार पे, सिविल वॉर की जगह पे जो कंट्री को पुश किया जा रहा है। ऑपोजिशन की वर्ब है हैज़ टेकन अप, है ना। पुशिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब इन्होंने टेकअप किया आर्म्स को तब ये पुश भी कर रहे हैं कंट्री को इस जगह पे। टू द ब्रिंक ऑफ या टू द वर्ज ऑफ, इसका मतलब होता है कगार पे। वैसे तो इसके साथ में ऑन यूज होता है। द कंट्री इज़ एट द ब्रिंक ऑफ ए वॉर, कंट्री एक वॉर की कगार पे है। तो ये एट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आपको लगाना चाहिए ऑन। लेकिन दूसरे सेंटेंस को देखो, द वॉर हैज़ पुश्ड श्रीलंका ऑन द ब्रिंक ऑफ ए फेमाइन। वॉर ने पुश कर दिया श्रीलंका को एक फेमाइन के ब्रिंक पे, एक अकाल के, एक भूखमरी के ब्रिंक पे, कगार पे। यहाँ पे ऑन गलत है, यहाँ पे आप लिखेंगे टू। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुश टू एक फ्रेज होता है, कहीं पे पुश करना, आई विल पुश यू टू द ब्रिंक ऑफ समथिंग। आई बात समझ में? ऑन का मतलब है आप कहीं किसी कगार पे खड़े हो, लेकिन पुश टू ब्रिंक का मतलब है किसी कगार पे आपको धक्का दिया गया है। दोनों में फ़र्क है ना। वैसे ऐड मत लगाना, ऑन आएगा जहाँ कहीं आप खड़े हो किसी कगार पे, लेकिन धक्का देंगे तो पुश टू करके हम यूज़ करेंगे इस फ्रेज को। कह रहा है नेशन वाइड स्ट्राइक हैज़ क्रिपल्ड द कंट्रीज इकॉनमी। पूरे देश में जो स्ट्राइक हो रही है इसने अपाइज कर दिया है कंट्री की अर्थव्यवस्था को, क्रिपल कर दिया है ना, डेबिलिटेट कर दिया है। कह रहे द पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ऑफ द कू हैव ऑल्सो फॉर्म्ड एन ऑल्टरनेटिव यूनिटी गवर्नमेंट। जो सियासी ओपोनेंट्स हैं, है ना, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं इस कू के तख्ता पलट के, उन्होंने फॉर्म कर दिया है एक वैकल्पिक यूनिटी गवर्नमेंट को।
तो एक यूनिटी गवर्नमेंट नाम से अलग से गवर्नमेंट भी चल रही है, जिसमें सभी लोग जो है ऑपोजिशन वाले जितने भी जेलों से बाहर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट जो है ऑल्टरनेटिव तौर पे बना के रखी है ना, बस पावर इनके पास नहीं है। ओपोनेंट्स की वर्ब है हैव फॉर्म्ड। ऑल्टरनेटिव कल ही देखा था हमने, विकल्प को बोलते हैं, ऑप्शन या चॉइस को बोलते हैं। कह रहा है सो फार द मिलिट्री हैज़ मैनेज्ड टू क्लिंग ऑन टू पावर थ्रू शेयर रिप्रेशन। कह रहा है अभी तक मिलिट्री ने मैनेज किया है कि वो क्लिंग ऑन टू करे, वो पकड़े रहे, वो ग्रैब करके रखे सत्ता को, पावर को, ताकत को, शेयर ऑपरेशन के जरिए। रिप्रेशन का मतलब होता है आपका ऑपरेशन, इसको रिस्ट्रेंट बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, है ना, दबाव डालना किसी पे, एक्सप्लॉइट करना। शेयर का मतलब होता है प्योर। तो प्योर जो है ताकत के तौर दम पे इन्होंने अभी तक मैनेज किया है पावर को पकड़े रखना, है ना, मिलिट्री ने। मिलिट्री की वर्ब है हैज़ मैनेज्ड। सो फार आ गया तो आप समझ चुके हो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। सो फार, येट, है ना, ये सभी वर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं। क्लिंग ऑन टू मतलब किसी चीज़ को पकड़े रखना, अटैच टू करना, क्लैस्प करना। क्लिंग इसकी सेकंड फॉर्म क्लंग, थर्ड फॉर्म क्लंग, है ना, क्लिंग क्लंग क्लंग, ऐसे ही वर्ब चलती है, किसी चीज़ को पकड़ लेना। कह रहा बट इट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। कह रहा लेकिन ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, लंबा नहीं चल पाएगा। पावर के जरिए आप बहुत वक्त तक ऑपरेशन के जरिए पावर को नहीं कब्जा सकते हो। कह रहा इवन साइलेंसिंग मिस सूची वुड नॉट हेल्प द हुंता टाइटन इट्स कंट्रोल ओवर डिवाइडेड इम्पोवरिस्ड एंड रिबेलियस कंट्री। कह रहे यहाँ तक कि चुप्पी करवा देना सूची को भी हेल्प नहीं करेगा इस हुंता को कि वो टाइट करे अपने कंट्रोल को एक ऐसी कंट्री के ऊपर, ओवर ए कंट्री जो डिवाइडेड है, जो इम्पोवरिस्ड है और जो रिबेलियस है, जो बटी हुई है, जो गरीब हो चुकी है और जो विद्रोही है, जो डिसओबीडियंट है, बात मानने को तैयार नहीं है। तो कितना भी चुप करवा लो, सूची को चुप करवाने से ये विद्रोह थमने वाला नहीं है। तो इस तरीके से कॉशनिंग टोन में, वार्निंग टोन में पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। साइलेंसिंग की वर्ब है वुड नॉट हेल्प। इम्पोवरिस्ड मतलब जिसको, जो पुअर हो चुका है ना, जो गरीब हो चुका है ना, ये पुअर से बनी है ये सारी की सारी जो है, पूरा वर्ड जो बना है पुअर से, गरीबी से। चलिए बड़े अपने क्विज पे आज के, बहुत इंटरेस्टिंगली लिखा हुआ आर्टिकल था, इसीलिए पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला ले रहा हूँ, है ना। फर्स्ट के अंदर आपको चेक करना है परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे यूज़ करोगे। अच्छे से करवा चुका हूँ मैं, अच्छे से आपको करवा चुका हूँ, तो परफेक्ट पार्टिसिपल आपको यूज़ करना आना चाहिए फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में 4 में से सही वर्ड यूज़ करना है आपको, एडमेंट, टर्मोइल, इम्पोवरिस्ड और वीक में से। थर्ड के अंदर आपको यूज़ करना है इन चारों में से एक अच्छे वर्ड को। सेकंड और थर्ड दोनों ही वोकैबुलरी वाला जो है ना आपके क्वेश्चंस है, तो वोकैब ऑलरेडी कर चुके हो ना। एम्बॉडीमेंट मतलब अवतार, इंट्रांसिजेंट मतलब ढीठ, तो सही वर्ड को यूज़ कर लो यहाँ पे। फोर्थ के अंदर आपको यूज़ करना है अग्री के बाद में क्या लगाओगे, ऑन विद या टू। ये आप चाहते हो कोई प्रेपोजिशन ना लगाई जाए, तो ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। अग्री को कैसे यूज़ करना है। वंस डे इन कोर्ट, इस ईडियम का क्या मीनिंग होता है, अच्छे से मैंने ईडियम आपको ये भी करवा दी है, ऑलरेडी आप जानते हो। नहीं जानते हो तो एक कोशिश करो, 5 में से कितने मार्क्स मिले ये आपको पता लगेगा। कमेंट सेक्शन में जाओ, फर्स्ट कमेंट में आंसर्स रखे हैं, आंसर्स मेरे रखे हैं हिंट के साथ, मेरे वाले से अपने वाले को मैच कर लेना, आपको पता लग जाएगा कितने मार्क्स मिले, है ना। चलो अभी सभी कोर्सेज पे एसएससी, बैंकिंग और राइटिंग स्किल्स पे चल रहा है ईद के मौके पे ऑफ का फ़ायदा आप ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। रेगुलर प्राइस से कम प्राइस पे तीनों ही कोर्सेज 2 दिनों के लिए ईद के मौके पे मिल रहे हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।